A very warm welcome all of you dear students for lecture number 6 of rotational dynamics। तो rotational dynamics का lecture number 6 देखते हैं। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पे एक रॉड है, ये एक रॉड है, राइट। और रॉड को मैं इस एक्सिस पे बांध के यहाँ पे बांध दिया है मैंने रॉड को, और अब मैं रॉड को घुमा रहा हूँ, राइट। जब मैं रॉड को घुमाऊँगा तो देखना क्या होगा। एक्चुअली अब तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो आप बोल सकते हो कि सर्कुलर मोशन का एक पार्ट था। अब हम लोग प्योर रोटेशन पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अब चैप्टर में प्योर रोटेशन स्टार्ट होगा। सी, अगर मैंने रॉड को यहाँ पे फिक्स कर लिया और अगर उसको घुमाया, तो अगर कुछ पॉइंट्स को मैं देखूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, राइट, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि जब रॉड परफॉर्म कर रहा है रोटेशनल मोशन, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी ये परफॉर्म कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। So when the rod is performing rotational motion, A and B are performing circular motion, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एकदम ध्यान से सुनना। आप बोल सकते हो एकदम फंडामेंटल है, राइट। इसलिए एकदम कॉन्सेंट्रेट करना। सो व्हेनेवर अ रिजिड बॉडी, कोई भी अगर रिजिड बॉडी है और वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेंगी, तो उसके ऊपर जो पार्टिकल्स है वो परफॉर्म करेंगे सर्कुलर मोशन। अगर आप ध्यान से देखो तो A का रेडियस जो है वो B के रेडियस से अलग है। A का रेडियस R1 और B का रेडियस कुछ अलग है। लेट अस से B का रेडियस है R2। सो द रेडियस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। A और B दोनों का रेडियस अलग है, करेक्ट। और सुनो, समझो ये रॉड टर्न हुआ और टर्न होके कुछ इस पोजीशन पे आ गया है, कुछ इस ओरिएंटेशन पे आ गया। समझो अब रॉड ऐसे दिख रहा है, ये रॉड का नया पोजीशन है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो, ये पार्टिकल ए जो पहले यहाँ पे था शायद अब यहाँ पे पहुँच जाएगा। ओके, ये ए का नया पोजीशन है और ये बी का नया पोजीशन है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, कंसंट्रेट करो, तो ए अगर घूमा एंगल थीटा तो बी भी घूमा एंगल थीटा। मतलब बाय वॉट एवर अमाउंट ए हैज़ टर्न्ड, बाय द सेम अमाउंट बी विल ऑल्सो टर्न। तो एक बात याद रखना, इफ़ अ ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन तो पार्टिकल्स क्या परफॉर्म करेंगे, सर्कुलर मोशन। और थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट will be same for all the particles. So theta, that is angular displacement, is same for all the particles. और एक बात, जितने टाइम में ये यहाँ पे पहुँचा उतने ही टाइम में बी भी यहाँ पे पहुँचा, राइट। मतलब जब ए का एक राउंड कंप्लीट होगा तो बी का भी एक राउंड कंप्लीट होगा। तो हम बोल सकते हैं ए और बी दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो कैपिटल टी भी दोनों का सेम है, कैपिटल टी सेम है। और अगर आप लोगों को पता होगा कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाय कैपिटल टी, अगर सारे पार्टिकल्स का कैपिटल टी सेम है तो ओमेगा भी सेम है, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाय कैपिटल टी। तो ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, और एक बात बता देता हूँ, सारे पार्टिकल्स का अल्फा भी सेम होगा, राइट। सो व्हेनेवर अ बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, आप लोग को याद रखना है कि थीटा, ओमेगा, अल्फा सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, सेम फॉर ऑल, करेक्ट है। बट अगर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो, या आप सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात करो, तो ये देखो, ये एक सर्कल है, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू आर थीटा। भले थीटा सारे पार्टिकल्स का सेम है, बट क्योंकि आर अलग है इसलिए हम बोल सकते हैं कि एस, देखो आर अलग तो एस अलग। सिमिलरली वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर अलग तो वी अलग, राइट। सिमिलरली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, क्योंकि हर पार्टिकल का आर अलग है इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी अलग है। मतलब हमने क्या सीखा, देखो आपको लिख के रखना चाहिए, दैट व्हेनेवर अ बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, theta, omega, alpha same for all particles, but distance traveled, velocity and tangential acceleration will be different for different particles. तो जब भी कोई रिजिड बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी, तो पार्टिकल्स परफॉर्म करेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ डिफरेंट रेडियाई। हर पार्टिकल का रेडियस अलग होगा, राइट। क्योंकि रेडियस अलग है इसलिए लीनियर क्वांटिटीज, जैसे कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालो तो डिस्प्लेसमेंट ये स्ट्रेट लाइन होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो अलग होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग पार्टिकल्स का अलग होगा, वेलोसिटी अलग होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलग होगा, बट सेम क्या होगा, थीटा, ओमेगा और अल्फा। तो ये आपको एकदम अपने दिमाग में डाल लेना है अच्छे से।
और फिर इस हिसाब से हम आगे के सारे डेरिवेशंस वगैरह करेंगे, राइट। तो ये आप बोल सकते हो सबसे फंडामेंटल चीज़ था। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज़ एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको अगर ये सिमिलैरिटी मालूम है तो अगर हमने कोई भी फॉर्मूलाज पढ़ा है लीनियर मोशन में तो एंगुलर मोशन में बहुत ईजी हो जाएगा। तो लेट अस सी व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। तो लीनियर मोशन में हम वर्ड यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली एंगुलर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और एंगुलर मोशन में हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा बार, राइट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं थीटा बार। जैसे यहाँ पे होता है लीनियर वेलोसिटी v बार, वैसे एंगुलर मोशन में होता है या रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार। सिमिलरली यहाँ पे होता है लीनियर एक्सेलरेशन जिसको हम a लिखेंगे, वहाँ पे होता है एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा लिखते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का देख लेते हैं। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ mv²। ठीक है, ये ट्रांसलेशनल है। तो रोटेशनल क्या होगा वो भी देख लेते हैं। सी रोटेशनल में क्या होगा कि आप ध्यान से देखना, हाफ तो हाफ ही होगा और v के जगह पे ओमेगा आएगा तो ओमेगा²। प्रॉब्लम है कि मास के जगह पे क्या आएगा ये हम नहीं जानते, राइट। तो अभी भी एक मिस्ट्री है हमारे लिए कि मास के जगह पे क्या लिखना है पता नहीं, राइट। सिमिलरली लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम इज नथिंग बट p, मोमेंटम को p लिखते हैं, और लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो जैसे लीनियर मोमेंटम होता है वैसे ही सेम एंगुलर मोमेंटम भी होता है, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, देखो एंगुलर मोमेंटम को L लिखते हैं, एंड L इज इक्वल टू मास के जगह पे क्या होना चाहिए वो पता नहीं है, राइट, बट v के जगह पे ओमेगा आता है। तो आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय s बार, ओके, लीनियर वेलोसिटी इज v बार, लीनियर एक्सेलरेशन इज a बार, और ये एंगुलर क्वांटिटीज़ है। तो लीनियर क्वांटिटीज़ और एंगुलर क्वांटिटीज़ का ये कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं। तो अगर मुझे कोई फॉर्मूला लीनियर मोशन में पता है हाफ mv², तो एंगुलर में v के जगह पे ओमेगा आ जाएगा। और फोर्स का फॉर्मूला देख लो। सी वी नो दैट फॉर लीनियर मोशन वी रिक्वायर फोर्स, लीनियर मोशन के लिए हमें फोर्स चाहिए, राइट। और फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। सो फॉर लीनियर मोशन वी नीड फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, m इंटू a। सिमिलरली रोटेशनल मोशन के लिए या एंगुलर मोशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टॉर्क की, और टॉर्क का फॉर्मूला होगा टॉर्क इज इक्वल टू समथिंग, मास के जगह पे क्या लिखना है वो हम नहीं जानते, इंटू अल्फा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें तो, राइट, हम जानते हैं कि जितने भी लीनियर क्वांटिटीज़ हैं उनके सिमिलर एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं, और अगर फॉर्मूला में अगर हमको लीनियर के फॉर्मूला पता है तो एंगुलर के फॉर्मूला बहुत आसानी से मिल जाएंगे अगर हम लोग क्वांटिटीज़ चेंज कर दें, v के जगह पे ओमेगा या a के जगह पे अल्फ़ा लिख ले, राइट। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मास के जगह पे क्या लिखना चाहिए। तो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट यू शुड राइट इन प्लेस ऑफ मास। ध्यान से सुनना, मास के जगह पे हम लिखेंगे I, और I स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब लीनियर मोशन में जो मास का काम होता है वो एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम होता है, जिसको लिखते हैं I, राइट, I। तो अब याद रखना I मतलब I मीन्स क्या होता है, I मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। ये नाम लेट अस से देयर इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जहाँ पे पार्टिकल्स है मासेस m1 m2 m3 सो ऑन, और उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से है r1 r2 r3 एंड सो ऑन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, राइट। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आया कहाँ से, वो बहुत इजी है। जब ये डेरिवेशंस किए गए काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम वगैरह के, तो मास के जगह पे क्या आंसर आया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस ऐसे आंसर आया। तो लोगों को पता चला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ऐसा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, where r1 r2 r3 are distances of the particles from the axis of rotation, perpendicular distances of the particles from the axis of rotation। तो
तो अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हो तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से निकालते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल्स ना हो के डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास मतलब एक रिजिड बॉडी जैसे कुछ है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका, करेक्ट, तो क्या करते हैं एक छोटा सा मास कंसिडर कर लेते हैं dm और उसके डिस्टेंस को एक्सिस से हम मान लेते हैं r, राइट। ध्यान से सुनना, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास मतलब ऐसे पार्टिकल्स के फॉर्म में नहीं है, पूरा कंटिन्यूअस मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा मास लेते हैं dm जो समझो एक डिस्टेंस r पे है एक्सिस से, तो इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di इज इक्वल टू dm r², ये छोटे से मास का है, राइट। तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ di दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r², राइट। तो अब ध्यान से सुन लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम विच इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय व्हाट फॉर्मूला, m1r1² प्लस m2r2² प्लस mnrn²। बट अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो कोई भी एक पॉइंट मास ले लेते हैं छोटा सा dm, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं और फिर पूरे बॉडी का कैसे निकालते हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। फिलहाल तो हम लोग अब थोड़ी देर बाद काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक। सो कंसीडर अ बॉडी, रिजिड बॉडी विच इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो एक बॉडी है जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, एंड वी कैन इमेजिन दिस बॉडी टू बी मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2। एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर एक बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो पार्टिकल्स जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, बट सबका रेडियस अलग अलग होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस बॉडी को इमेजिन कर लेंगे कि इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 एंड सो ऑन, और हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, सारे को ऐड कर लेंगे तो हमको टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी बॉडी की, राइट। तो याद रखना हम लोग काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल निकाल रहे हैं ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। तो देखते हैं, सी फर्स्ट let us calculate kinetic energy of the first particle whose mass is m1. तो kinetic energy 1 will be equal to half m1 v1 square, और क्योंकि ये पार्टिकल 1 जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए मैं लिख सकता हूँ v1 will be equal to r1 ओमेगा, करेक्ट। और ओमेगा 1 क्यों नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जब एक बॉडी रोटेट होगी तो सारे पार्टिकल्स का ओमेगा, टाइम पीरियड, अल्फ़ा क्या होता है, सेम होता है, राइट। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आई थिंक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल विल बी इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल था, करेक्ट। नाउ वी विल कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल इज ke2 इज इक्वल टू, इसी तरह प्रोसीड करेंगे तो आंसर आएगा हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। प्रोसीडिंग लाइक दिस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth पार्टिकल will be equal to half mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और अगर पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी सारे पार्टिकल्स के ऐड कर लेंगे तो पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth, राइट। सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ m1। देखो अगर हम ध्यान से देखें तो सारे में हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन है मैं उसको कॉमन ले लूँगा, राइट। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो ब्रैकेट में बचा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, और इसी को कहते हैं I। एंड व्हाट डज I स्टैंड फॉर, I स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का, राइट। तो आप ये याद रखना फॉर्मूला। तो हम ट्रांसलेशनल में जो काइनेटिक एनर्जी पढ़ते थे होता हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल में जो आंसर आया वो है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने जब साइंटिस्ट ने या किसी ने भी जब ये डेरिवेशन किया होगा, राइट, तो उनको पता चला कि अच्छा m के जगह पे क्या आ रहा है, m के जगह पे आंसर आ रहा है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, और इसी को बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम देने के पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, वो भी हम देख लेते हैं। देखो व्हाट डज मास रिप्रेजेंट, मास रिप्रेजेंट्स व्हाट, अगर एक बॉडी हैवी है, हैवी, तो उसको चालू करना मुश्किल है, और अगर वो चालू हो रहा है तो उसको रोकना मुश्किल है। दैट मीन्स इफ़ अ बॉडी इज़ हैवी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी।
मतलब मास रिप्रेजेंट्स व्हाट, मास रिप्रेजेंट्स द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन लीनियर मोशन, राइट। मतलब अगर एक बॉडी की मास ज़्यादा है तो उसको चलाना मुश्किल है और रुकाना मुश्किल है, ठीक है। वही टेंडेंसी रोटेशनल मोशन में कौन रिप्रेजेंट करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब अगर एक बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उसको घुमाना मुश्किल है, रोटेट करना मुश्किल है, और अगर वो रोटेट हो रहा है तो उसको रुकना मुश्किल है, राइट। सो द टेंडेंसी टू मेंटेन स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन और ऑफ रेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल है रोटेशनल मोशन में जो मास का रोल है लीनियर मोशन में। तो दैट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास। बस एक फ़र्क है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के अलावा डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। मतलब अगर एक बॉडी है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफ़ी दूर तक है, स्प्रेड है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। और अगर एक बॉडी है जो एक्सिस के काफ़ी पास चिपका हुआ है तो आर मासेस के कम होंगे ना, डिस्टेंस कम होंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about an axis which is perpendicular to its plane and passing through the center। तो देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं रिंग का। सबसे पहले क्या करना चाहिए, सी लेट अस से m इज़ द मास ऑफ द रिंग एंड r इज़ द रेडियस ऑफ द रिंग। अब इस रिंग पे मैं कोई भी एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लेता हूँ एंड आई विल अज्यूम दैट इस छोटे से पार्ट का मास है dm। So I am considering a small mass on the ring and let that small mass be called as dm। Now अगर ध्यान से देखो तो इसका डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से, इसका डिस्टेंस होगा कैपिटल R। और क्योंकि ये बहुत छोटा है मैं इसको पार्टिकल की तरह मान सकता हूँ। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि हाउ डू यू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल इनटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ से dm का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कैपिटल R। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm अबाउट एक्सिस विल बी, जो भी छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di है दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। सॉरी, आई एम सो सॉरी, इट विल बी dm इंटू आर स्क्वायर, राइट, मास इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक छोटे से पार्टिकल का। अगर पूरे रिंग का चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ऑफ कोर्स मैं इंटीग्रेशन यूज़ करूँगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एंटायर रिंग अबाउट एक्सिस that will be I equal to integration of di, या that will be equal to integration of dm into r square। अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिंग ऐसे सारे एलिमेंट से भरा हुआ है, dm सारे dm एलिमेंट से भरा हुआ है और हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस जो एक्सिस से वो सेम है और वो है कैपिटल R। तो कैपिटल R तो चेंज नहीं होने वाला, तो कैपिटल R को मैं बाहर ले लेता हूँ। तो आंसर आएगा, देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R स्क्वायर बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dm? अगर मैंने हर एक छोटे छोटे मास को ऐड कर लिया dm, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ द रिंग। दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द रिंग। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dm मतलब हर एक मास को ऐड कर लो, और हर एक मास को ऐड कर लूँगा मैं रिंग पे तो आई विल गेट मास ऑफ द रिंग। तो आंसर इज I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। और अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग के बाद अब हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। सो कंसीडर अ डिस्क whose mass is m। इस डिस्क का मास m है और रेडियस r है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली एरिया डिस्क का होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। देखो कैसे करते हैं, डेरिवेशन एकदम ध्यान से सुनना। एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, dm इंटू आर स्क्वायर। और हम ऑलरेडी रिंग का निकाल चुके हैं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr स्क्वायर। अगर आप ध्यान से सोचो तो यू कैन इमेजिन अ डिस्क टू बी मेड अप ऑफ लॉट ऑफ रिंग्स। एक हम मान सकते हैं कि एक डिस्क एक्चुअली किससे बना हुआ है, एक डिस्क बहुत सारे रिंग से बना हुआ है और हर एक रिंग की क्या अलग है, हर एक रिंग की रेडियस अलग है। सो यू कैन इमेजिन अ डिस्क टू बी मेड अप ऑफ लॉट ऑफ रिंग्स, ओके, एंड सबकी रेडियस अलग अलग होगी। तो मैं कोई भी एक रिंग कंसिडर करता हूँ, छोटा सा रिंग कंसिडर करता हूँ। ध्यान से देखो, कंसिडर अ रिंग, ये एक रिंग कंसिडर किया मैंने,
ये मैंने एक रिंग कंसिडर कर लिया, छोटा सा रिंग, कंसिडर अ रिंग, और समझ लो ये रिंग जो है ना, इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट अस से आर की दूरी पे, स्मॉल आर, ठीक है, और इसका थिकनेस है dx। सो कंसिडर अ रिंग विच इज डी आर ले लेते हैं थिकनेस। तो कंसिडर अ रिंग विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r, या ऐसा एक रिंग कंसिडर कर लो जिसका रेडियस छोटा r है, और या वो रिंग डिस्टेंस छोटा r पे है तो ऑफकोर्स रेडियस ही छोटा r है उसका, और वो कितना थिकनेस है उसका dr। क्योंकि इस डायग्राम में अच्छे से नहीं दिखाई देगा इसलिए मैंने टॉप व्यू भी बनाया उसका। टॉप व्यू मतलब डायग्राम है सीन फ्रॉम द टॉप। तो अगर हम उस डायग्राम को टॉप से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा देखो। तो ये शायद रिंग मैंने ऐसे कंसिडर किया, देखो तो मैंने क्या कंसिडर किया, एक बहुत छोटा सा रिंग जिसका रेडियस है r, करेक्ट, और ये थिकनेस है इसका dr। याद रखना है बहुत छोटा सा है, मैंने जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाया, अदरवाइज आपको दिखाई नहीं देगा कुछ भी। सो कंसिडर अ रिंग ऑन द डिस्क हुज रेडियस इज स्मॉल r एंड थिकनेस इज dr। अब इस रिंग का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे उसका मास चाहिए। रेडियस तो मैं जानता हूँ छोटा r है, राइट। इस रिंग का मास चाहिए मुझे, ये जो रिंग है इसका मास। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका मास, ध्यान से सुनना। आई वॉन्ट मास ऑफ दिस, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन रिंग, ओके, ये जो पतला सा रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे मास चाहिए उसका। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन रिंग विल बी इक्वल टू dm इंटू आर स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मुझे उसका मास पता नहीं है, तो मैं मास निकाल लेता हूँ। ध्यान से सुनना आप लोग। सी, पहले मैं इसका एरिया निकालता हूँ कितना है। देखो इसका एरिया अगर मैंने इसको काट के बाहर निकाल दिया ऐसे, तो एक सर्कल मिलेगा जिसका सरकमफरेंस होगा 2 पाई छोटा r, राइट, और उसका थिकनेस होगा dr। अगर मैंने इसको कट करके बाहर निकाल लिया तो एक बहुत पतला सा सर्कल मिलेगा, और उस सर्कल का लेंथ होगा 2 पाई r सरकमफरेंस, और उसका थिकनेस होगा dr। मतलब अगर मैंने इस स्ट्रिप को काट के सीधा कर लिया ऐसे, बहुत पतली सी पट्टी है, याद रखना, ओके। तो इसका लेंथ होगा 2 पाई r सरकमफरेंस, करेक्ट है, और इसके थिकनेस होगी dr। तो ये तो एक पतला सा रेक्टेंगल बन गया, राइट। तो इसकी एरिया कितनी हुई, इसकी एरिया होगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 2 पाई r dr। तो एरिया ऑफ द स्ट्रिप, इसका एरिया होगा, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई r dr। किसका एरिया, इसका एरिया, करेक्ट है। अब ध्यान से सुनना एकदम, क्योंकि ये मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पूरे का मास कितना है, इस पूरे एरिया का मास पाई r स्क्वायर का मास है m, है ना। तो 2 पाई r dr का कितना होगा, मैं निकाल सकता हूँ मास। देखो एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, सुनो, ये मास और ये एरिया, राइट। ये पूरे डिस्क का एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर, और पूरे डिस्क का मास है m, राइट। हमारे जो छोटा सा रिंग है ये, इसका एरिया कितना है, 2 पाई r dr, और हमको क्या ढूंढना है, हमको उसका मास ढूंढना है dm। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो देयरफॉर dm इंटू पाई r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 पाई r dr इंटू m, ठीक है। तो इससे मुझे dm मिल गया, पाई पाई तो कैंसिल होगा, dm विल बी इक्वल टू व्हाट, 2r dr m बाई r स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं सब्सटीट्यूट करूंगा इस इक्वेशन नंबर 1 में। अगर मैंने इसको इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट किया तो मुझे आंसर क्या आएगा, देखो मुझे आंसर आएगा di विल बी इक्वल टू, ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तो 2m बाई r स्क्वायर, राइट, इंटू r dr, ये किसका वैल्यू है, dm का, इंटू r स्क्वायर, ठीक है। देखो अब मुझे ये जो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, ये सिर्फ एक रिंग का निकाला है, एंड आई कैन से दैट दिस डिस्क इज मेड अप ऑफ न्यूमरस रिंग्स रेंजिंग फ्रॉम हियर टिल हियर। मतलब ये जो डिस्क है ये रिंग से भरा हुआ है, राइट, फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू कैपिटल R। मतलब r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू कैपिटल R तक ये पूरे रिंग से भरा हुआ है, राइट।
तो क्या होता है देखो, हम क्या लिख सकते हैं, I मतलब फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी एडिशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द रिंग्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to r, करेक्ट। तो अब जब मैं इस di को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तो कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लेता हूँ, दैट इज 2m/r² बाहर आ जाएंगे और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ r³ dr और लिमिट्स होंगे फ्रॉम 0 to r। अब हम सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1/n+1। तो r³ dr का आंसर क्या आएगा, r⁻³ + 1/3+1 दैट इज r⁴/4। तो I विल बी इक्वल टू 2m/r² इंटू r⁴/4 और लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to r, राइट। तो ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू m/2r², ओके, इंटू r⁴ -0/4 तो फाइनल आंसर क्या आएगा देखो, ये r² और एक r² कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल आंसर है ½ mr²। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हाट, this is the moment of inertia of a disk about an axis which is passing through its center and perpendicular to the plane.